हाँ, तो अब अगला जो है आपका रूपक अलंकार है। हमने आपको उपमा अलंकार बता दिया, दूसरा है रूपक अलंकार। ये अर्थालंकार हम आपको बता रहे हैं। इस समय जो आपको बता रहे हैं अर्थालंकार, हमने शब्दालंकार आपको पूरा पढ़ा दिया है। इसके 5 भेद थे, अभी एक बार रिवाइज करा देंगे लास्ट में। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे रूपक अलंकार। डस्टर किधर गया? अब देखिए रूपक अलंकार क्या होता है, एकदम नॉर्मली आप समझिए। रूपक में जैसे उपमेय है और उपमान है। उपमेय आपको हमने बताया था और उपमान भी बताया था। जो वस्तु प्रस्तुत होती है, डायरेक्टली हो प्रस्तुत अप्रस्तुत, जो प्रस्तुत हो और जो अप्रस्तुत हो, दोनों को में कोई भेद ना रहे, मतलब दोनों एकदम समान हो जाए। इनमें इस पे कोई अंतर ना रहे। कोई बात कही जाए तो उस पे कोई अंतर ना आए। कोई भी वाक्य होगा तो उपमेय और उपमान में समानता रहेगी। क्या रहेगी? समानता रहेगी। वहां पे कोई चीज बड़ी और कोई चीज छोटी नहीं, दोनों एक ही चीज। जैसे ये मान लीजिए हम डस्टर और पेन दोनों को कह दिया कि डस्टर पेन दोनों समान है, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। अगर हमने ये कहा कि उपमेय जो है उपमान में कोई भेद नहीं है, तो वहीं पे क्या होता है? रूप अलंकार, अर्थात भेद रहित आरोप होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। भेद रहित आरोप होता है। ये कई बार पेपर में पूछा गया है। इस चीज को आप नोटिस कर लीजिएगा कि जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप कर दोनों को एक कर दिया जाए, मतलब दोनों में कोई अंतर ही न रह जाए, उसे ही हम रूपक अलंकार कहते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वहां पे पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है किस अलंकार में भेद रहित आरोप होता है, तो वहां पे रूपक अलंकार होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। आपको हमने बता दिया कि उपमेय भी वही रहेगा, उपमान भी वही रहेगा, वहीं पे रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार को पहचान करने के लिए सबसे आसान तरीका है, देखिए ये थ्योरिटिकल आप इसको याद रखेंगे थ्योरी के रूप में कि भेद रहित आरोप होता है। दूसरी चीज आपको पहचानने के लिए ये योजक चिन्ह को याद रखना। इसमें 99% एग्जाम्पल जो भी आते हैं वो आपके योजक चिन्ह उनके बीच में लगा होता है। तो आपको योजक चिन्ह देखना है। अर्थात बाकी आप अर्थ से भी समझ सकते हैं कि जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप कर दोनों को एक कर दिया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे राधा का मुख चांद है। अब देखिए इसमें हमने लिख दिया राधा का मुख चांद है। देखिए वैसे यहाँ पे योजक चिन्ह होना चाहिए, मतलब कभी कभी नहीं दिया होता है मुख चांद है तो यहाँ पे नहीं। अगर ये नहीं दिया, अभी देखिए राधा का मुख चांद है, ये राधा का मुख क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। चांद है मतलब ये उपमान हो जाएगा। अब देखिए ना इससे कम सुंदर है ना अधिक सुंदर है, न इसके समान है। राधा का मुख और चांद में दोनों में कोई अंतर ही नहीं बचा, अर्थात यहाँ पे भेद रहित आरोप है। भेद रहित आरोप कर दोनों में कोई अंतर न करके दोनों को क्या कर दिया गया? समान कर दिया गया। समान तुलना समान कर दिया। अर्थात ना तो मुख और चांद दोनों समान हो गए। जब कोई अंतर नहीं होगा वहां पे भेद रहित आरोप होता है। और सबसे
महत्वपूर्ण होता है। इसे पहचानने के लिए योजक चिन्ह, यहाँ पे वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता है, जो वाचक शब्द होता है वो लुप्त होता है और योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। आप इसको थ्योरेटिकल भी याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा आज तक एग्जाम पे 99% जब भी पूछा गया है रूपक अलंकार से सर्वाधिक मात्रा में यही पूछा जाता है थ्योरी के रूप में। किसी भी उसकी थ्योरी पूछी जाती है अलंकार की तो सबसे ज़्यादा रूपक अलंकार की पूछी जाती है कि भेद रहित आरोप किस अलंकार में होता है। तो यहाँ पे लुप्त होगा, उसके बाद ये योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। अब हमें कुछ नहीं देखना है, अगर ये दिया हुआ है एग्जाम्पल जैसे चरण सरोज पखारन लागा, देखिए यहाँ पे योजक चिन्ह है, रूपक अलंकार हो जाएगा। मैया मैं चांद खिलौना ले हूँ, मतलब मैया मैं तो चांद खिलौना खिलौना लूंगा, कौन सा चांद, और चांद और खिलौने में कोई अंतर नहीं बचा, खिलौना और चांद में कोई अंतर नहीं बचा, अर्थात यहाँ पे उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप है और दूसरे यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण और कमल में कोई अंतर नहीं है, योजक चिन्ह का प्रयोग है, रूपक अलंकार हो जाएगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम और रतन में कोई अंतर नहीं पाया, बचा है यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। बीती विभावरी जागरी, अंबर पन घट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। देखिए इस एग्जाम्पल को आप बहुत ही इम्पोर्टेंट में डाल दीजिए, इसे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये कई बार आपको पेपर में पूछा गया कि बीती विभावरी जागरी, बस इतना ही पूछा गया। बीती विभावरी जागरी में कौन सा अलंकार है, तो वहाँ पे रूपक अलंकार होगा। तो एक दो बार जब आप इसे पढ़ लेंगे तो बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, यहाँ पे देखिए योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, अर्थात ये भी क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। तो मेरे समझ में आप लोगों को आ गया होगा कि आप सब कुछ समझ चुके होंगे, लेकिन एक बार मैं आपको फिर थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैया मैं चांद खिलौना ले हूँ, मैया मैं चांद खिलौना ले हूँ। देखिए यहाँ चांद और खिलौने में कोई अंतर नहीं है, अर्थात उपमेय जो है, उपमान दोनों क्या हैं, समान है। अर्थात यहाँ पे क्या हो गया, भेद रहित आरोप कर उपमेय व उपमान को समान कर दिया गया। बात समझ रहे हैं? उपमेय और उपमान को, उपमेय और उपमान में कोई अंतर ही नहीं बचेगा, वहां पर रूपक अलंकार होगा। इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखेंगे आप। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं होता है, जबकि उपमा अलंकार में क्या होता है, उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। अब इसमें रूपक अलंकार को पहचानने के लिए सबसे आसान सा तरीका है, इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है और आपको जो पेपर में मिलेगा योजक चिन्ह का प्रयोग वाला ही एग्जाम्पल मिलेगा। आज तक सब यही मिलता है। ठीक है, अब देखिए अलंकार को मैं एक बार फिर से रिपीट करा देता हूँ। अलंकार के 3 भेद होते हैं, उसमें शब्दालंकार, मेरे साथ साथ आप रिपीट करेंगे और बोलते जाएंगे, जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपको याद नहीं होगा और आपको यही याद करके जाना है सब कुछ। उसके बाद अर्था अलंकार, तीसरा होता है उभयालंकार। ठीक है, इसके 5 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, ये कई सारे होते हैं, इसमें एक ही आता है मानवीकरण, इसको याद रखेंगे। यहाँ पे 3 भेद लिखते हैं। अलंकार क्या होता है, अलम प्लसकार, काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। उसके बाद
ये शब्दालंकार जो शब्द के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से जब जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा को बढ़ाएंगे उसे शब्दा अलंकार कहते हैं। ये अर्थ के माध्यम से ये शोभा बढ़ाते हैं। जब जो अलंकार अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा को बढ़ाएंगे वो अर्थालंकार कहते हैं। और जब शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं तो वहाँ पे शब्द और अर्थ के माध्यम से बढ़ाते हैं तो वहाँ पे उभय अलंकार होता है। जहाँ पे शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है तो वहाँ पे उभय अलंकार होता है। शब्दालंकार के 5 भेद होते हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा वक्रोक्ति अलंकार, चौथा क्या होगा मित्रों? श्लेष अलंकार। पांचवा कौन सा होगा बताएंगे? विप्सा अलंकार। कौन सा होगा? विप्सा अलंकार। अनुमिंस होता है बार बार, अनुमिंस होता है बार बार, इसका मतलब है बार बार, और प्रास का मतलब होता है वर्ण। अब आप देखेंगे अनुप्रास, जब कोई वर्ण बार बार आता है तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। इस चीज को याद रखेंगे। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। पहला होता है, इसमें लिखे 5 भेद। पहला होता है छेकानुप्रास अलंकार। पहला होता है छेकानुप्रास। दूसरा बोलेंगे कौन सा होता है? वृत्यानुप्रास अलंकार। दूसरा कौन सा होता है? वृत्यानुप्रास अलंकार। तीसरा कौन सा होता है मित्रों? तीसरा कौन सा होता है? पहला छेकानुप्रास, दूसरा वृत्यानुप्रास, तीसरा श्रुत्यानुप्रास अलंकार। कौन होता है? श्रुत्यानुप्रास अलंकार। चौथा कौन सा होता है? एक बार बताएंगे, लाटानुप्रास अलंकार। कौन सा होता है? लाटानुप्रास अलंकार। पांचवा कौन सा होता है? पांचवा होता है अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार। कौन सा होता है? अंत्यानुप्रास अलंकार। अब देखिए छेकानुप्रास अलंकार मैंने आपको बताया था क्या? छेकानुप्रास अलंकार में दो वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है। दो वर्णों की आवृत्ति होती है। तो वहाँ क्या होता है? छेकानुप्रास अलंकार। किसी भी व्यक्ति को घेरने के लिए रास्ता है, इसमें किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे छेकने के लिए हमें कितने लोगों की आवश्यकता होती है? 2 लोगों की। इसीलिए इसका नाम छेकानुप्रास अलंकार, अर्थात हम ये कह सकते हैं 2 वर्णों की आवृत्ति होती है। कितने लोगों की जरूरत है? 2 लोगों की। वृत्यानुप्रास अलंकार का क्या मतलब होता है? 2 वर्णों से अधिक, ऐसे लिखेंगे, 2 से अधिक वर्णों की क्या होती है? आवृत्ति होती है। वृत्यानुप्रास अलंकार मैंने आपको बताया था, यदि किसी को व्रत में घेरना है तो हम 2 लोग नहीं घेर सकते हैं। यहाँ पे यदि किसी व्यक्ति को घेरना है तो 2 लोग क्या करेंगे? नहीं घेर पाएंगे। इसके अलावा इसको हमें घेरना पड़ेगा ऐसे। अर्थात हमें 2 से अधिक लोगों को बुलाना पड़ेगा। अर्थात इसीलिए 2 से अधिक वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहाँ प्रत्यानुप्रास अलंकार होता है। श्रुत्यानुप्रास अलंकार एक
वर्ग के वर्णों की आवृत्ति, एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति। वर्ण मतलब, वर्ग मतलब का वर्ग, का, चा, टा, ता और पा। एक ही वर्ग के वर्णों की जब आवृत्ति होती है तो वहां पे सुत्यानुप्रास अलंकार होता है। इस पे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेंगे और इसको हमेशा रिवाइज करते रहेंगे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। लाटा अनुप्रास अलंकार मैंने आपको बताया था, जब कोई वस्तु एक के ऊपर दूसरी चिपक जाती है तो वहां पे लाटा अनुप्रास मतलब एक ही समान हो। जैसे पूत कपूत तुकाधन संचय, पुत सपूत तुकाधन संचय, मतलब शब्द ही रिपीट हो जाता है, शब्द ही रिपीट हो जाता है, मतलब शब्द की पुनरावृत्ति हो जाती है, मतलब शब्द ही दोबारा आ जाता है। इसीलिए लाटानुप्रास को शब्दानुप्रास अलंकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शब्दानुप्रास अलंकार, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा शब्द रिपीट हो जाता है और उसे हम क्या बोलते हैं? सब जो है लाटानुप्रास अलंकार बोलते हैं। अंत्यानुप्रास अलंकार, अंतिम अंत में तुक होता है। किसी भी एग्जाम्पल में लास्ट के जो वर्ण होते हैं, जो तुक होता है, तुकबंदी जो मिलती है, वो अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्या से ही हमें याद आ जाता है कि अंतिम है। देखिए, छेका से छेकने की बात आती है लोगों की, बत्या से व्रत की बात आती है, 2 से अधिक लोगों की। श्रुत्या मतलब सुनने की बात होती है, एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति होती है, मतलब किसी भी बात को सुनने की, एक ही बात को कई लोगों को सुनाया जाता है, मतलब एक ही वर्ग के वर्णों की कई लोगों को आवृत्ति होती है, मतलब कोई बात हो जाती है और उस बात को एक से कन्वर्ट करते रहते, बात तो वही रहती है। कहने का मतलब ये कि वर्ग क्या रहता है? एक ही रहता है, लेकिन वर्णों की जो है आवृत्ति हो जाती है, लोगों तक पहुंच जाता है, वहां पे सुत्यानुप्रास। लाटानुप्रास को हम शब्दानुप्रास अलंकार कहते हैं। यहाँ शब्द की ही पुनरावृत्ति हो जाती है, एक ही शब्द द्वारा, लेकिन अर्थ नहीं बदलता है। जैसे पूत कपूत तुकाधन संचय, पूत तपूत तुकाधन संचय, यहाँ पे आपका लाटानुप्रास अलंकार हो जाता है। अंत्यानुप्रास अलंकार, अंत में तुक होता है, अंत में तुकबंदी होती है, उसे अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है मित्रों, इतना ये याद रखेंगे। उसके बाद यमक अलंकार आता है। इसमें आप देखेंगे 2 शब्दों की आवृत्ति होती है, 2 शब्दों की आवृत्ति होती है, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि लास्ट के जब पूरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो लास्ट में ही हमें पता चल जाता है कि क्या। जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार, या खाए बहुरात नर या खाए पाए बहुरात, या खाए बहुरात नर या पाए बहुरात नर, मतलब या तो खाने और पाने। इसका मतलब है कि जो कनक शब्द होगा, कनक और कनक शब्द है, इसका मतलब क्या है? धतूरा है, और इसका मतलब सोना होगा, क्योंकि सोना पाने के बाद भी व्यक्ति पागल हो जाता है और धतूरा खाने के बाद भी व्यक्ति पागल हो जाता है। अर्थात यहाँ खाने और पाने से देखिए 2 अलग अलग बातें बताई जा रही है कि खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, जाहिर सी बात है कनक कनक के अर्थ अलग अलग होंगे। यहाँ पे यमक अलंकार होगा। वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति से ही पता चलता है, इस वर्ड से ही पता चलता है कि किसी बात को हम कहना कुछ और चाह रहे हैं, लेकिन सामने वाला जानबूझकर उस बात को बदल देता है वहां पे, तो वहां पे उसको जानबूझकर एक अलग अर्थ निकालता है, जानबूझकर अलग अर्थ निकालता है। जैसे ये कहा गया था, वक्रोक्ति अलंकार जानबूझकर। अगला श्लेष अलंकार, शब्द एक अर्थ अनेक। जब शब्द एक हो लेकिन उसके अर्थ अनेक हो तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। देखिए, श्लेष अलंकार के लिए भी मैं आपको बता देता हूं कि जैसे उसमें एक कहावत है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। मोती
मानुष सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, ये सॉरी वो दोबारा लिख देता हूँ। सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। देखिए यहाँ से ही पता चल जाता है सुबरन जो है, सुबरन के एक से अधिक अर्थ निकलेंगे, इसलिए ये कवि के लिए भी प्रयुक्त होता है, व्यभिचारी के लिए भी प्रयुक्त होता है और चोर के लिए प्रयुक्त होता है। सुबरन का अर्थ कवि के लिए क्या हो जाता है, सुंदर वर्ण हो जाता है। व्यभिचारी के लिए क्या हो जाता है, सौंदर्यता हो जाती है। और चोर के लिए जो है क्या होता है, एक कीमती वस्तु हो जाती है। इसलिए यहाँ पे, और याद रखिएगा ऐसे जो श्लेष अलंकार है इसमें लास्ट का यदि आपने ध्यान दे दिया और इनके देख ले कि अलग अलग नाउन हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक अपना स्वयं में नाउन है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, जब ऐसी चीजें पता चल जाती है, इसका मतलब ऊपर जो कोई वर्ण ऐसा है जिसपे श्लेष अलंकार लग रहा है, इसके अर्थात कई अर्थ निकल रहे हैं, वहां पे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। विवक्षा अलंकार एकदम मन भावों की दशा, मनोभावों की दशा जो होती है, मनोभावों की जो दशा होती है कि दशा को जो प्रकट किया जाता है उसे हम विवक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे छी छी, राम राम, अरे बहुत गंदा है, हा हा, हंसा, अपने मन की बात हंसने में हमने प्रयोग किया, वहाँ पर हम विवक्षा अलंकार का प्रयोग करते हैं। तो आज दोस्तों यहीं तक हम आपको रखते हैं। आपको आज से धीरे धीरे करके हम आपको बताते जाएंगे, आप इसको रिवाइज करते जाइए और एक प्रॉपर वे पे एक नोट बनाते जाइए। इससे बाहर आपको कहीं नहीं आएगा। आपका ये सिलेक्शन पॉइंट है, अगर आपने इसको इग्नोर किया, सिलेक्शन ये पॉइंट है, अगर आपने इस सब्जेक्ट को इग्नोर किया तो आप सिलेक्शन से दूर भाग रहे हैं। इस बात को आप जान लीजिए। मैथ जिसको बहुत आती है वो तो 35 प्लस ले सकता है, रीजनिंग में 35 प्लस ले सकता है, लेकिन 90% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मैथ और रीजनिंग बहुत कम आती है। तो यहाँ पे 30 नंबर मैथ में लाने में और 30 नंबर रीजनिंग में लाने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने इस सब्जेक्ट को इग्नोर किया और यहाँ पे आपके मार्क्स कम हो गए तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। देखिए, अगर मैं आपको सिलेक्शन पॉइंट क्यों कह रहा हूँ, आप इस बात को समझने का जो प्रयास कीजिए। अगर आपके 40 में से मैथ में यहाँ लिख देता हूँ, 40 में मैथ में आपको 25 नंबर मिलते हैं, इतना स्कोर समथिंग पहुँच जाएगा। उसके बाद 40 में रीजनिंग में आपको 25 नंबर मिलते हैं, 50 नंबर। अब आपका 40 में से जीएस में आपको 25 नंबर मिलते हैं और हिंदी में 40 में से आपको 35 प्लस नंबर मिलते हैं। अब देखिए, रीजनिंग में आप जब पढ़ेंगे तो 25 से हमेशा अधिक पाएंगे, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, 30 नंबर पहुंचा देंगे। मैथ में और मेहनत करेंगे, सॉरी इसको 25 कर दो, यहाँ पे 30 नंबर। रीजनिंग ज़्यादातर बच्चों को आती है। मैथ में 25 में से 27-30 कर रहे हैं तो हम इसको एवरेज मार्क्स 25 मार्क देते हैं। जीएस में हमने 25 मार्क दिया और हिंदी में हमने यहाँ पे मान लीजिए एवरेज, अगर आपने उसको इग्नोर किया तो 25 नंबर लाए या 30 नंबर लाए। और यहाँ पे अगर आपने समय दिया, थोड़ी मेहनत करनी है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं, थोड़ी मेहनत करनी है, तो यहाँ पे आपको 35 नंबर मिलते हैं। अगर आपने जोड़ा तो ये 5 हो जाएगा, 15, यहाँ पे 3 3 6 और 6 3 9 2 11, 115। 115 क्वेश्चन यदि आप सही करके आते हैं तो आप यूपी पुलिस में 101% सेलेक्ट होते हैं। और ये सिलेक्शन पॉइंट है, ये सिलेक्शन पॉइंट है। अगर आपने रीजनिंग मैथ में आपने मेहनत करी और इसको इग्नोर किया, मैथ में आपके 30 नंबर आ गए, रीजनिंग में आपके 30 नंबर आ गए, और जब इस पे मेहनत करे और आपने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे 20 पाए और अगर यहाँ पे तो आपने 25 पाए, तो आप देख लीजिए
यहाँ पे 5 और 6 4 10 105 पहुँचेंगे और आप सिलेक्शन से बाहर। आप हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कम मेहनत करनी और नंबर से ज़्यादा लाने। तो सिलेक्शन पॉइंट हिंदी और रीजनिंग 2 चीज़ें ऐसी होती जो सिलेक्शन पॉइंट होती। हमेशा कोशिश करिए कि रीजनिंग में भी आप 30+ मार्क्स लाएं और मैथ हिंदी में 35+ मार्क्स लाएंगे तो 65 मार्क्स ये आपके हो जाते हैं। अब आपको सिलेक्शन लेने के लिए अगर आपने मैथ में 30 और जीएस में 20 मार्क्स दिए तो आपके हो जाते हैं 50 मार्क्स। तो 5 6 5 11 115 नंबर आप समझ लीजिए। तो आपको यहाँ पे मेहनत करनी है। ये आसानी, मैथ में नंबर लाना कठिन होता है लेकिन रीजनिंग में और हिंदी में नंबर लाना बहुत आसान होता है। और मैं वादा करता हूँ आपको 35+ मार्क्स ला करके आप दिखाओगे 40 में से 40। अगर मेरी क्लास निरंतर आप लेते रहेंगे तो 40 में से 40 मार्क्स लाने वालों की संख्या कम से कम 30% स्टूडेंट की होगी। लेकिन 35+ मार्क्स लाने वाले जो मेहनत करेगा, मेरे साथ निरंतर जुड़े रहेगा, वो 80 से 100% होगी और इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। आप इसको समझिएगा, इस चीज़ को आप आसानी से समझिएगा और आपको निरंतर सफलता मिलेगी। आप हिंदी में कहीं फेल नहीं हो सकते, ये मेरी बात है। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए और हमारे YouTube चैनल को प्रमोट करिए और उसके सब्सक्राइब करिए, लोगों तक भेजिए, शेयर करिए। हमारे YouTube चैनल का नाम है YouTube चैनल है टारगेट विथ अजीत एंड दीपक। आप इसे सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल मिलते हैं। ओके बाय।